नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत बिना सोनी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं: हस्तशिल्प कला, लोक कला, त्यौहार और मेले। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही लंबा टॉपिक है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग में बहुत सारे महल, मस्जिदें, मंदिर, साके, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस टॉपिक में मैटर है। तो राजस्थान के दुर्ग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार त्योहारों पर एक बार 2 मिनट के लिए आप ध्यान देना। हमने एक पढ़ा था लोहागर्जी का मेला। ये मैंने बताया था कि उदयपुर वाटी तहसील में भरता है और उदयपुर वाटी तहसील कहाँ है? झुंझुनू। तिथि में थोड़ी सी दिक्कत थी, देखना आप, ये वर्ष में 2 बार लगता है ये मेला। एक लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी से अमावस्या, वहां डेट में थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, तो आप इसको देखिए, पढ़ना आपको। दूसरा ये भरता है चैत्र अमावस्या को, वहां मैंने शायद यहाँ पर कृष्णा एकादशी कर दी थी। तो ये वर्ष में 2 बार भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक और चैत्र अमावस्या को, और इसमें 24 परिक्रमा होती है। बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। दूसरा जो मैंने बताया था आपको, सीताबाड़ी का मेला, ध्यान से देखना, सीताबाड़ी का मेला, वहां मैंने आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा लिखा दिया था। तो ये मेला भरता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को न भर करके ज्येष्ठ अमावस्या करना, वहां पर आप इस एरर को ठीक कर लेना। और ये कहाँ भरता है? प्रतापगढ़। मेले पढ़ चुके हैं, ताकि 2 मेलों में थोड़ी सी तिथि को लेकर के समस्या थी। तो लोहागर्जी का मेला वर्ष में 2 बार भरता है झुंझुनू की उदयपुर वाटी तहसील में, भाद्रपद कृष्णा नवमी से अमावस्या और चैत्र अमावस्या तक। एक जो सीताबाड़ी का मेला था प्रतापगढ़ में, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को न भर करके ज्येष्ठ अमावस्या में भरता है। बाकी सारी चीज़ें आप जैसा है यथास्थान वैसा ही पढ़ना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, राजस्थान के फोर्ट, राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। देखिए दोस्तों, दुर्गों की बात करें तो यदि ये क्वेश्चन आता है कि दुर्गों का प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, भारत की बात करें तो दुर्गों का प्रथम साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। कालीबंगा सभ्यता से, इसमें दोहरा परकोटा था सभ्यता में, और दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में या राजस्थान में भी दुर्गों के पहले साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में है। तो दुर्गों के प्रथम साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अब यदि हम भारत की बात करें कि भारत में क्रम से सबसे ज्यादा दुर्ग किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो देखिए, भारत में सर्वाधिक दुर्ग क्रम से, तो सबसे ज्यादा दुर्ग है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, दूसरा नंबर राजस्थान का, और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का। तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग क्रम से कहां पर है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। राजस्थान और एमपी में लगभग बराबर से दुर्ग है, लेकिन राजस्थान एमपी तीसरा स्थान पर रहता है। और राजस्थान में लगभग 500 से अधिक दुर्ग है, 250 से अधिक दुर्गों की संख्या है। इसी प्रकार आगे हम पढ़ें, जैसे आपने महाराणा कुंभा का नाम सुना होगा।
महाराणा कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1468 तक। तो इनके बारे में कवि राजा हैं, कवि राजा श्यामल दास जी, और ये कहाँ के रहने वाले थे? भीलवाड़ा के रहने वाले थे। तो कवि राजा श्यामल दास जी का ग्रंथ है वीर विनोद, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 2400 पृष्ठों का, 5 खंडों में है ये ग्रंथ। तो कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। और यही कारण है कि महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ स्थापत्य कला का जनक तो कहा ही जाता है, लेकिन राजस्थान स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। और मेवाड़ में उनका शासनकाल स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो दोबारा देखिए, दुर्गों के प्रथम साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। सभ्यता के चारों ओर दोहरा परकोटा था, अंदर 2 भाग थे। जो ऊंचा वाला भाग था पश्चिम में, वो दुर्ग टीला था, जो नीचे वाला पूर्वी भाग था वो था नगर। और कालीबंगा कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। भारत में सर्वाधिक दुर्ग क्रमशः महाराष्ट्र में, दूसरा राजस्थान, तीसरा MP, और राजस्थान में लगभग 250 से अधिक दुर्ग हैं निर्मित। महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, उनके शासन के बारे में, उनके बारे में कवि राजा श्यामल दास जी, जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे, उन्होंने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं और इन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है। और यही कारण है कि महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, और मेवाड़ स्थापत्य कला का जनक भी महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ये बात कवि राजा श्यामल दास जी ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखी है। और कवि राजा कहाँ के रहने वाले थे? भीलवाड़ा के रहने वाले थे। अगला देखिए, दुर्ग निर्माण के उद्देश्य क्या थे कि इतने बड़े बड़े दुर्ग बनाए गए? उन दुर्गों के पीछे क्या उद्देश्य था? बिना कारण, बिना किसी उद्देश्य के इतने बड़े विशाल दुर्ग, उनमें इतना सारा पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बिना कारण या उद्देश्य के इतने बड़े निर्माण कार्य नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैं आपको 3 बड़े कारण बताऊंगा जिसके कारण से उद्देश्य है, जिनके कारण से इन दुर्गों का निर्माण किया गया। क्या जरूरत थी कि यहाँ के राजपूत राजाओं ने इतने विशाल बड़े सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण किया? तो पहला जो कारण है वो है, देखिए, राज्य विस्तार के समय प्रजा और राज्य की रक्षा करना। ध्यान से देखना इसका। राज्य विस्तार के समय मतलब जैसे दिल्ली की ओर से बार बार आक्रमण होते थे। दिल्ली सल्तनत के समय बहुत सारे आक्रमण हुए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, इल्तुतमिश के आक्रमण, फिर मुगल साम्राज्य आए तो वहाँ से अकबर के आक्रमण, ऐसे। तो इस तरह से दक्षिण से जैसे गुजरात, मालवा से आक्रमण होते थे। तो ऐसे समय जो बाहरी राज्यों ने जो राजस्थान पर आक्रमण करने की कोशिश की, अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, तो यहाँ के राजाओं ने अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए विशाल दुर्गों का निर्माण किया। क्योंकि आक्रमण के समय बचने के लिए ये प्रजा और सेना सारी कहाँ, राज परिवार दुर्गों में जाकर के सुरक्षित हो जाते थे। तो पहला कारण था राज्य विस्तार के समय प्रजा और राज्य की रक्षा करना। दूसरा कारण लेते हैं प्राकृतिक आपदा।
प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, जैसे बाढ़, बहुत भयंकर बरसात हुई, बाढ़ आई, तो प्राकृतिक आपदा के समय जनधन की, धन में पशुधन मुख्य रूप से, जनधन की हानि को रोकना, बाढ़ आ गई भयंकर, तो निचले स्तर पर जो नीचे जो रहने वाले लोग थे, पशुधन था, उनको ऊपर ला करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। तो जनधन विशेषकर पशुधन की हानि होने से रोकना। तीसरा था राजकोष की सुरक्षा, कि राजाओं का जो टैक्स होता था, राजाओं के पास जो धन आता था जनता की तरफ से, उसको सुरक्षित रखने के लिए, दूसरे राज्य पर आक्रमण करके लूट करके जो धन लाया जाता था उसे सुरक्षित रखने के लिए, तो राजकोष की, खजाने की सुरक्षा के लिए भी इन दुर्गों का निर्माण किया गया, क्योंकि राजाओं का जो खजाना होता था वो इन्हीं सुदृढ़ दुर्गों में सुरक्षित रहता था, तो राजकोष की सुरक्षा के लिए। चौथा कारण था राजाओं और सामंतों के निवास स्थान, अर्थात उनके महल। तो राजाओं और सामंतों के जो निवास स्थान था या जो महल थे वो इन्हीं दुर्गों में रहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से राजा इन्हीं दुर्गों में अपना निवास स्थान, अपना आवासीय महल रखता था। तो ये 4 कारण थे जिनकी वजह से राजस्थान में इतने सुदृढ़ मजबूत दुर्गों का निर्माण किया गया। पहला, बाहरी राज्य विस्तार के समय प्रजा और राज्य की रक्षा करना। दूसरा, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गई, उसमें जनधन विशेषकर पशुधन की सुरक्षा करना। तीसरा, जो इनका खजाना राजकोष होता था उसको सुरक्षा मिलती थी यहाँ पर। चौथा, राजा और सामंतों ने अपने निवास स्थान, आवासीय स्थल, जो रहने के महल थे वो इन्हीं दुर्गों में बनाए थे, वो इन्हीं दुर्गों में रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये दुर्ग बनाने के राजस्थान में मुख्य उद्देश्य थे। अगला देखिए, दुर्गों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका अलग अलग वर्गीकरण किया है, लेकिन जो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया, सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया? मनुस्मृति के लेखक मनु ने। क्वेश्चन आता है कि दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो मनु ने किया। और मनु की कौन सी पुस्तक थी? मनुस्मृति। और ये हिंदुओं का प्रथम विधि ग्रंथ माना जाता है। तो मनु के अनुसार मनु ने दुर्गों के 6 प्रकार बताए। दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं मनु के अनुसार? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखिए। धनु दुर्ग, मही दुर्ग, ये होता है पत्थर से निर्मित, तीसरा उन्होंने बताया जल दुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो। चौथा बताया वृक्ष दुर्ग, जिसके चारों ओर घने वृक्ष हो। 5वां बताया नृ दुर्ग, ये सैन्य दुर्ग की तरह है। और 5वां बताया उन्होंने गिरि दुर्ग। तो सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया था? मनु ने, जो मनुस्मृति के लेखक हैं। मनु के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। धनु दुर्ग, मही दुर्ग जो पत्थर से निर्मित है, जल दुर्ग जानते हो जिसके चारों ओर जल हो,
वृक्ष दुर्ग घने वन हो, नृ दुर्ग ये सैन्य दुर्ग है, और गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर हो। तो दुर्गों का सबसे पहला वर्गीकरण मनुस्मृति के लेखक मनु ने किया था। उन्होंने ये 6 प्रकार के दुर्ग बताए। इसके अलावा दुर्गों का वर्गीकरण चाणक्य ने भी किया है, और चाणक्य ने जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, और इनके ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, आप सभी को पता है। और चाणक्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त, ये इनका वास्तविक नाम है। तो चाणक्य ने भी दुर्गों का वर्गीकरण किया है। चाणक्य ने दुर्गों को 4 प्रकार का बताया। चाणक्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन से? जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, और चौथा है दानव दुर्ग। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, चारों ओर वन हो, गिरि दुर्ग जो पहाड़ पर स्थित हो, दानव दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो। तो चाणक्य ने भी दुर्गों के 4 प्रकार बताए। मनु ने 6 प्रकार बताए, चाणक्य ने 4 प्रकार बताए। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, इनके ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र था, और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनके अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के हैं। दुर्गों का पहला वर्गीकरण मनु ने किया था, उन्होंने 6 प्रकार के दुर्ग बताए। चाणक्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए। लेकिन दोस्तों दुर्गों का विस्तार से वर्गीकरण किसने किया है? जैसे आ गया कि दुर्गों का सबसे पहला वर्गीकरण मनु ने, उन्होंने 6 प्रकार के दुर्ग। चाणक्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए, लेकिन दुर्गों का विस्तार से वर्णन किसने किया है? तो देखिए आप, दुर्गों का विस्तार से वर्गीकरण शुक्र नीतिकार ने किया है। ध्यान से देखना, दुर्गों का विस्तार से वर्णन किसने किया है? शुक्र नीतिकार ने अपने शुक्र नीति में, अपने ग्रंथ शुक्र नीति में शुक्र नीतिकार ने दुर्गों का विस्तार से वर्णन किया है। अब शुक्र नीतिकार ने दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार। इन्होंने दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। इनके अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौन कौन से दुर्ग होते हैं 9 प्रकार के? देखते जाइए आप। पहला देखिए, वन दुर्ग, इसको मेवास दुर्ग भी कहते हैं। शुक्र नीतिकार के अनुसार किया गया विस्तार से वर्गीकरण में पहला हम ले रहे हैं वन दुर्ग। तो वन दुर्ग कैसा आता होगा? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर घने वन हो, बड़े बड़े पेड़ हो, चारों ओर जंगल हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। जिसके चारों ओर विशाल और घने वृक्ष हो, जिसके चारों ओर विशाल ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने वृक्ष हो, जंगल हो चारों ओर विशाल और घने वृक्ष हो, ऐसा दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे रणथंभौर, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी इसकी श्रेणी में रख सकते हो। तो दुर्गों के 9 प्रकार, पहला वन दुर्ग जिसे मेवास दुर्ग भी कहते हैं,
ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल और घने वृक्ष हों वो दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर का दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में, जालोर दुर्ग, सिवाना और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी इस श्रेणी में आप रख सकते हैं। दूसरा देखिए, गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग जिसे पर्वतीय दुर्ग भी कहते हैं, पर्वतीय दुर्ग। गिरिदुर्ग कैसा होता है? ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी, पठार या पहाड़ पर स्थित हो, वह दुर्ग गिरिदुर्ग कहलाता है। और दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के दुर्ग हैं, तो आपको गिरिदुर्ग ही करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश दुर्ग गिरिदुर्ग है, पहाड़ों पर, पर्वत पर या पहाड़ी या पठार पर स्थित है। तो कैसा दुर्ग? ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी, पर्वत या पठार पर स्थित हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है? वह दुर्ग कहलाता है गिरिदुर्ग। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग इसी श्रेणी के हैं। कौन सी श्रेणी? गिरिदुर्ग की है। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत सारे उदाहरण आप ले लीजिए। चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़, अजमेर, बूंदी, जालोर, सिवाना, कोमलगढ़ इत्यादि। तो राजस्थान में गिरिदुर्ग जो पर्वत पर हो, अर्थात ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी, पर्वत या पठार पर स्थित हो। और राजस्थान में सर्वाधिक गिरिदुर्ग की दुर्गी हैं। सर्वाधिक दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़, अजमेर, तारागढ़, बूंदी, जालोर, सिवाना, कोमलगढ़, ये सारे सारे कैसे दुर्ग हैं? गिरिदुर्ग हैं। तीसरा देखिए, शुक्रनीतिकार के द्वारा वर्गीकृत दुर्गों में जलदुर्ग। जलदुर्ग कैसा होता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जल राशि हो। चारों ओर विशाल जल राशि हो, अर्थात जिसके चारों ओर पानी हो या नदियों से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? चारों ओर विशाल जल राशि हो, वो दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है। और राजस्थान में कितने जल दुर्ग हैं? देखिए उदाहरण, गागरोन का दुर्ग, ये राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा देखिए, बहसरोडगढ़, ये चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। तीसरा देखिए, शेरगढ़, ये बारा में है, एक धौलपुर में भी है, और ये परबन नदी के तट पर है, ये भी जलदुर्ग की श्रेणी है। चौथा देखिए, भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़ जिले में। जब घग्गर नदी बहुत ज्यादा पानी आता है तो दुर्ग के चारों ओर पानी हो जाता है, तो ये भी जलदुर्ग की श्रेणी है। पांचवा देखिए, मनोहर थाना का दुर्ग, ये झालावाड़ के झालावाड़ में है, और ये काली खो और परबन नदियों के तट पर है। तो ये राजस्थान में, वैसे आप चित्तौड़गढ़ को भी जलदुर्ग की श्रेणी में रख सकते हो,
इसके अलावा शेरगढ़, धौलपुर है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान के जलदुर्ग ये 5 हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग ये है गागरोन का दुर्ग, जो झालावाड़ में काली सिंध और आओ नदियों के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी और चंबल नदियों के संगम पर है। शेरगढ़ बारां में परबन नदी, भटनेर का दुर्ग घग्गर, मनोहर थाना का दुर्ग। और जब हम दुर्ग का वर्गीकरण के अलग अलग पढ़ेंगे उस समय आपको मैं विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा। तो जल दुर्ग कैसा होता है? जिसके चारों ओर विशाल जल राशि हो, यह आपके सामने उदाहरण है। चौथा देखिए, धानव या धानवन दुर्ग। धानव या धानवन दुर्ग कैसा होता है? जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान हो, दूर दूर तक रेत फैली हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? धानव दुर्ग कहलाता है। जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान हो, जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान हो, टीले हो। और इसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो है जैसलमेर का सोनारगढ़। जैसलमेर का सोनारगढ़ धानवन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा जैसे जूनागढ़ भी इस श्रेणी में आता है, मेहरानगढ़ भी 10 किलोमीटर दूर पर रेगिस्तान शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है धानव दुर्ग का। पांचवा देखिए, पारीख दुर्ग। तो पारीख दुर्ग को आप यहां ख से जोड़ लेना। ख से क्या? खाई। तो पारीख दुर्ग कैसा होता है? जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। चारों ओर गहरी खाई हो। और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1 बीकानेर का जूनागढ़, इसके चारों ओर गहरी खाई है। नंबर 2 भरतपुर का लोहागढ़, इसके भी चारों ओर खाई है। तो पारीख ख से जोड़ लो, ख पारीख, यानी कि ख का मतलब खाई, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग है। और पारीख दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 2 हैं आपके साथ, जूनागढ़ और लोहागढ़। तो दोबारा देखिए, जलदुर्ग चारों ओर विशाल जलराशि हो, गागरोन का दुर्ग, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़, भटनेर, मनोहर थाना, ये राजस्थान के 5 सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग हैं, जिनमें से सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गागरोन का दुर्ग है। धानव दुर्ग चारों ओर विशाल रेगिस्तान हो, रेतीले टीले हो, उदाहरण जैसलमेर का सोनारगढ़। पारीख दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जूनागढ़ और लोहागढ़। जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ कहां पर है? भरतपुर में। नंबर 6 देखिए, एरन दुर्ग। एरन दुर्ग कैसा होता है? देखिए आप, जिसका रास्ता दुर्गम हो, जिसका रास्ता दुर्गम हो। किस वजह से? दुर्गम का मतलब बहुत कठिन, उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो। दुर्गम का मतलब जब दुर्ग तक पहुंचोगे तो रास्ते में बहुत सारे नदी नाले आएंगे, पहाड़ आएंगे, कटीली झाड़ियां आएंगी, ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, जहां तक जाने के लिए आप सोचोगे कि पहुंचो या नहीं पहुंचो। मतलब जा सकते हो, संभव नहीं, असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ही दुर्गम रास्ता हो। ऊंचे नीचे पहाड़, नदी नाले, कटीली झाड़ियां, इस तरह का रास्ता होता है। तो वो दुर्ग कहलाता है एरन, यानी कि जिसका रास्ता दुर्गम हो, रास्ते में कटीली झाड़ियां, पेड़ पौधे हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, नदी नाले हो, ऐसा दुर्ग एरन दुर्ग कहलाता है। और एरन दुर्ग का जो उदाहरण है वो देखिए आप, रणथंभौर,
सिवाना और जालोर का दुर्ग, ये एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहां तक जाने में आपको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 7वां वर्गीकरण देखिए, पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग कैसा होता है? पारीद तो जिसके चारों ओर खाई हो। पारीद का मतलब होता है जिसके चारों ओर मिट्टी, पत्थर आदि का परकोटा हो, वो दुर्ग क्या कहलाता है? पारीद दुर्ग। जिसके चारों ओर पत्थर और मिट्टी का परकोटा हो, यानी कि दीवार हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? पारीद दुर्ग कहलाता है। जैसे बहुत सारे पारीद दुर्ग राजस्थान में, जैसे मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, सिवाना का दुर्ग है, ये सारे दुर्ग पारीद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और जैसे मिट्टी का परकोटा, भरतपुर के लोहागढ़ के चारों ओर मिट्टी का परकोटा है। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पत्थर और मिट्टी का परकोटा हो, वह पारीद दुर्ग कहलाता है। और देखिए, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग कैसा होता है? ऐसा दुर्ग जिसमें हमेशा साथ देने वाले भाई बंधु रहते हो। हमेशा साथ देने वाले भाई बंधु रहते हो। हमेशा साथ देने वाले भाई बंधु रहते हो, धोखा नहीं हो, षड्यंत्र नहीं हो। तो दोस्तों देखिए, ऐसा दुर्ग बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तो दुर्ग की बात है, हमारे परिवार में भी इस तरह की घटना, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा चचेरा भाई या भाई षड्यंत्र करता है, धोखा देता है। तो बहुत मुश्किल है, हमेशा साथ देने वाले भाई बंधु रहते हो। फिर भी यदि उदाहरण में आपको आता है तो आप एक तो इस श्रेणी में चित्तौड़गढ़ को रख सकते हो। चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर, इन दुर्गों को आप सहायक श्रेणी में रख सकते हो। सहायक दुर्ग में जहाँ लगभग हमेशा साथ देने वाले, सहयोग करने वाले, धोखा नहीं देने वाले, षड्यंत्र नहीं करने वाले। यद्यपि आपको पता है सिवाना और जालोर दुर्ग का पतन षड्यंत्र से ही हुआ था, लेकिन फिर भी यदि सहायक दुर्ग की श्रेणी में आप रखना चाहो तो बढ़िया से बढ़िया सबसे ऊपर चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर। तो एरन दुर्ग जिसका रास्ता कटीले झाड़ियों, बड़ खाबड़ पत्थरों, पहाड़ों की वजह से दुर्गम हो, रणथंभौर, सिवाना, जालोर का दुर्ग। पारीद दुर्ग जिसके चारों ओर पत्थर और मिट्टी का परकोटा हो, बहुत सारे दुर्ग हैं। मिट्टी का परकोटा लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर है। सहायक दुर्ग, हमेशा साथ देने वाले भाई बंधु रहते हो, उस दुर्ग को हम सहायक दुर्ग कहते हैं। ऐसा दुर्ग बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि उदाहरण आपके सामने आए कोई ऐसा, तो चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर दुर्ग को आप इसमें रख सकते हो, इस श्रेणी में। अंतिम दुर्ग देखिए, वर्गीकरण किसका? शुक्रनीतिकार का। यह है सैन्य दुर्ग। तो सैन्य दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जिसमें युद्ध के लिए सेना हमेशा तैयार हो, वीर हमेशा, योद्धा हमेशा युद्ध के लिए तैयार हो। तो ऐसा दुर्ग जिसमें सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार हो, अटल हो, यानी कि सूरवीर योद्धा लड़ाई युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर रहे। किसी भी समय यदि युद्ध की घोषणा होती है तो बिल्कुल सेना के साथ तैयार है। तो सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार हो, ऐसा दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाता है। और इस श्रेणी में भी हम रख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो दोस्तों ये शुक्रनीतिकार ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए। अब यहाँ एक देखिए, नोट देखिए आप, इन 9 में से शुक्रनीतिकार ने सैन्य दुर्ग को
श्रेष्ठ बताया है, जबकि मनु और चाणक्य ने गिरिदुर्ग को श्रेष्ठ कहा है। गिरिदुर्ग को श्रेष्ठ बताया है। तो शुक्र नीतिकार के अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन मनु और चाणक्य के अनुसार गिरिदुर्ग श्रेष्ठ होता है। मनु और चाणक्य कहते हैं कि गिरिदुर्ग में ऊपर एक सिपाही खड़ा है हथियार लेके, बंदूक लेके, तो नीचे वो दुश्मन के 10 सिपाहियों को मार गिराएगा। यदि दुर्ग में 10 सैनिक हैं तो दुश्मन के वो 100 सैनिकों को मार गिराएंगे। यदि दुर्ग में 100 सैनिक हथियार बंदूकों से लैस है तो वो नीचे दुश्मन के 1000 सैनिकों का मुकाबला करके उनको मार गिराएंगे। तो शुक्र नीतिकार ने सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना है, जबकि मनु और चाणक्य ने गिरिदुर्ग को श्रेष्ठ माना है। शुक्र नीतिकार आगे एक तुलना और करता है, देखिए। शुक्र नीतिकार ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, और यही सप्तांग सिद्धांत चाणक्य ने दिया था। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में लिखा कि राज्य के 7 अंग होते हैं। उसी प्रकार से शुक्र नीतिकार ने भी राज्य के 7 अंग कौन कौन से? राज्य, राजा, मंत्री जिनको अमात्य भी कहा है चाणक्य ने, दुर्ग, राजकोष, सेना और मित्र। तो सूत्र नीतिकान राज्य के 7 अंग बताए हैं, और यही सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? चाणक्य ने। तो ये 7 अंग हैं कि राज्य इन चीजों से मिलकर के बनता है। राज्य होता है स्वयं, फिर राजा, मंत्री होने चाहिए, दुर्ग, राजकोष, सेना और मित्र। ये सारी चीजें मिलकर के एक श्रेष्ठ राज्य बनता है। अब सूत्र नीतिकार ने मनुष्य को राज्य मानकर, उन्होंने कहा कि चलो मान लीजिए एक मनुष्य एक राज्य है, मनुष्य को राज्य मानकर दुर्ग को उसने मनुष्य पर राज्य में हाथ की संज्ञा दी है। तो शुक्र नीतिकार ने मनुष्य को राज्य मान लिया कि ये राज्य मनुष्य 7 अंग मनुष्य में है। तो शुक्र नीतिकार ने कहा कि दुर्ग का स्थान मनुष्य पर राज्य में हाथों को दिया है। अब आप मान लीजिए कि यदि मनुष्य में से हाथों को काट दिया जाए तो बताइए मनुष्य की क्या स्थिति होगी? क्या वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए शुक्र नीतिकार ने दुर्गों का महत्व बताया है कि राज्य के 7 अंग हैं, और यदि मनुष्य को हम राज्य मान लें तो दुर्गों को उसने हाथ की संज्ञा दी है। इसी से पता चलता है कि दुर्ग का क्या महत्व है। अब एक श्रेणी जैसे अपन मान लें खुद अपनी तरफ से, कौन सी? स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो केवल किसी पहाड़ी पर ना हो, ना कहीं बिल्कुल भूमि के ऊपर हो, वो दुर्ग स्थल दुर्ग होते हैं। तो स्थल दुर्ग में देखिए उदाहरण अपन लेते हैं, राजस्थान में कौन कौन से स्थल दुर्ग हैं। तो सबसे पहला तो जूनागढ़, बीकानेर वाला स्थल दुर्ग की श्रेणी का है। फिर लोहागढ़, भरतपुर वाला, ये भी स्थल दुर्ग है, भूमि दुर्ग, इनको हम भूमि दुर्ग भी कह सकते हैं। इसके बाद में नागौर का दुर्ग, ये भी भूमि स्थल दुर्ग का है। फिर मैगजीन का दुर्ग जो अजमेर में है, जो अकबर का दुर्ग था। इसके अलावा चोमू का दुर्ग, ये भी भूमि दुर्ग है। इसके अलावा माधोराजपुरा का दुर्ग जो जयपुर की फागी तहसील में है, ये भी भूमि दुर्ग है। और इसके अलावा भटनेर का दुर्ग, ये भी भूमि दुर्ग है।
तो एक श्रेणी अलग से जैसे हमने निकाली है कि ऐसे कौन से दुर्ग हैं जो स्थल दुर्ग है, भूमि दुर्ग है, जो जमीन के ऊपर खड़े हैं। तो जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर, ये भी भूमि दुर्ग है। नागौर का किला, मैगजीन का दुर्ग जो अजमेर में है, अकबर का दुर्ग कहलाता है। चोमू का दुर्ग, माधवराजपुरा का दुर्ग जो जयपुर की फागी तहसील में है, बटनेर का दुर्ग जो हनुमानगढ़ दुर्ग में है। ये सारे के सारे दुर्ग क्या हैं, भूमि दुर्ग या स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब दुर्गों से संबंधित कुछ तथ्य है, उसके बाद में हम महत्वपूर्ण दुर्गों की चर्चा करेंगे। कुछ तथ्य है, देखिए तथ्य। तो पहला तथ्य जो ले रहे हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी जून 2013 में कंबोडिया जो देश था, कंबोडिया के नोम पेन शहर में, कंबोडिया के नोम पेन शहर में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी। कमेटी की बैठक हुई और इस कमेटी में राजस्थान के निम्न 6 दुर्गों को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची, तो इस विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। दोबारा देखिए, जून 2013 में कंबोडिया देश के नोम पेन शहर में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में राजस्थान के निम्न 6 दुर्गों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं जिनको इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो देखिए कौन कौन से हैं वो दुर्ग। नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नंबर 2 कोमलगढ़, नंबर 3 रणथंभौर दुर्ग, नंबर 4 गागरोन दुर्ग, नंबर 5 जैसलमेर का सोनारगढ़ और नंबर 6 जयपुर का आमेर दुर्ग। तो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान के निम्न 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, आमेर दुर्ग जयपुर। ठीक है, अगला तथ्य देखिए, तथ्य नंबर 2, साबात क्या है। दुर्गों के संबंध में साबात क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, शत्रु सेना के द्वारा दुर्ग तक पहुंचने के लिए बनाया गया ऊंचा और चमड़े से ढका हुआ जो मार्ग होता है जिसके अंदर से वो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, साबात। तो देखिए, शत्रु सेना द्वारा दुर्ग तक पहुंचने के लिए बनाया गया ऊंचा व
ढका हुआ मार्ग क्या कहलाता है? साबात कहलाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबात, दुर्ग दूर है, शत्रु पीछे है, लेकिन उस दुर्ग तक पहुंचने के लिए शत्रु सेना के द्वारा बनाया गया ऊंचा मार्ग और ढका हुआ भी, और मुख्य रूप से चमड़े से ढका होता है, वो क्या कहलाता है? साबात कहलाता है। इसी प्रकार से इसी तरह का तीसरा है पासीब। पासीब क्या है? ये देखिए दोस्तों, क्या होता है कि शत्रु के द्वारा दुर्ग तक पहुंचने के लिए या दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के पैरेलल बराबर में मिट्टी, रेत या पत्थरों से बनाया गया एक ऊंचा चबूतरा, वो पासीब कहलाता है। और इसका प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के समय किया था। और आपको ध्यान होगा तो 1567-68 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो ये पासीब बनाया था, और उसका नाम था मोहर मगरी, क्योंकि इस पासीब को बनाने में जिस व्यक्ति ने, मजदूर ने एक तगारी मिट्टी की डाली थी, उसको एक मोहर दी गई थी, इसलिए उसे मोहर मगरी कहा गया। तो देखिए, दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए शत्रु द्वारा बनाया गया रेत आदि का चबूतरा। दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए शत्रु द्वारा बनाया गया रेत आदि का चबूतरा। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के समय पासी बनाया था 1301 में। और इसी तरह से अकबर ने भी पासी बनाया था, जिससे क्या कहा गया? मोहर मगरी। तो ठीक है, साबात शत्रु सेना द्वारा दुर्ग तक पहुंचने के लिए बनाया गया ऊंचा व ढका हुआ चमड़े से ढका हुआ मार्ग साबात कहलाता है। पासी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के बराबर शत्रु द्वारा बनाया गया रेत इत्यादि का ऊंचा चबूतरा पासीब कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के समय 1301 में यह पासीब बनाया था। और इसी प्रकार का पासीब अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तब बनाया था, और उसका नाम भी था मोहर मगरी। क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का कौन सा दुर्ग ईंटों से निर्मित है? ये ईंटों से उसका निर्माण किया गया। ऑप्शन देखिए, जूनागढ़ बीकानेर, भटनेर हनुमानगढ़, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बनेड़ा का दुर्ग भीलवाड़ा। तो या तो जूनागढ़, देखिए आपका उत्तर क्या हो सकता है? जूनागढ़ बीकानेर, भटनेर का दुर्ग कहाँ? हनुमानगढ़, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, और बनेड़ा का दुर्ग भी भीलवाड़ा। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो एकमात्र दुर्ग जो ईंटों से निर्मित है? भटनेर का दुर्ग। किससे? ईंटों से निर्मित है। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में। यदि हम जिलों की बात करें तो सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? अजमेर के तारागढ़ पर, लोकल आक्रमण। और इसी प्रकार से सर्वाधिक
विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग पर। इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब आक्रमणों के बारे में चर्चा भी करेंगे। सर्वाधिक बुर्ज, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज होती है ऊपर कंगूरे, जिनसे हथियार भी चलाए जाते हैं, सजावट के लिए बनाई जाती हैं। तो सर्वाधिक बुर्ज जैसलमेर के सोनारगढ़ में, और इनकी संख्या है 99 बुर्ज। अगला है पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग, जिसमें हिंदू शैली या ईरानी शैली या किसी भी और यूरोपियन शैली का कोई भी प्रयोग नहीं किया। पूर्णतया इस्लामिक शैली में या मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग यह है अकबर का दुर्ग अजमेर, और इसी को क्या कहते हैं? मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। अगला तथ्य है पूर्णतया हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग। तो पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग तो अकबर का किला है अजमेर में, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। अब अगला यह कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो पूर्णतया हिंदू शैली में है, जिसमें मुस्लिम शैली, इस्लामिक शैली, ईरानी शैली, यूरोपियन शैली, इटली शैली, गोथिक शैली किसी का भी कोई प्रयोग नहीं किया गया। तो यह है जयगढ़ जयपुर। अब दुर्ग श्रृंखला में बनाया गया अंतिम दुर्ग कौन सा था? जिस उद्देश्य से दुर्ग बनते थे उस उद्देश्य से या उस श्रृंखला में बनाया गया अंतिम दुर्ग कौन सा था, जिसके बाद में कभी दुर्गों का निर्माण नहीं हुआ? दुर्ग श्रृंखला में निर्मित अंतिम दुर्ग श्रृंखला में निर्मित अंतिम दुर्ग मोहनगढ़, और ये कहां पर है? जैसलमेर में। और इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर के राव जवाहर सिंह ने। तो दुर्गों संबंधित दोस्तों ये तथ्य थे। सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए अजमेर के तारागढ़ पर, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग पर, सर्वाधिक जो बुर्ज हैं वो सोनारगढ़ जैसलमेर में है और उनकी संख्या है 99। पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित जो दुर्ग है वो अकबर का दुर्ग है जो अजमेर में है। इसी दुर्ग को हम मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। पूर्णतया हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग है जयपुर का जयगढ़, और दुर्ग श्रृंखला में निर्मित बनने वाला अंतिम दुर्ग है जैसलमेर का मोहनगढ़, जिसको राव जवाहर सिंह ने बनाया था। तो दोस्तों आज हमारी जो पहली क्लास थी इसमें हमने दुर्गों के बारे में सामान्य चर्चा की, दुर्गों का वर्गीकरण किया विस्तार से, और दुर्गों के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो भी हमने उन पर भी चर्चा की। और जो अगली क्लास होगी अब हम लेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। हम पहले दुर्गों का जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनमें हम संभाग के अनुसार चलेंगे। एक संभाग लेंगे उसमें कितने दुर्ग हैं उसके बाद उनका वर्णन करेंगे विस्तार से। उसके बाद में फिर दूसरा संभाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। बहुत ही विस्तृत लंबा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत सारे मंदिर मिलेंगे दुर्गों में, बहुत सारे महल मिलेंगे, बहुत सारी छतरियाँ मिलेंगी, बहुत स्मारक मिलेंगे, बहुत समाधियाँ मिलेंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक ही टॉपिक में लगभग राजस्थान कल्चर का कम से कम 30 से 40% इसमें समाहित है। तो अगली क्लास में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों पर चर्चा करेंगे और वो होंगे संभाग के अनुसार हम लेंगे। पहले एक संभाग को लेंगे, उसके बाद में दूसरे संभाग के दुर्ग।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार।